Hello everyone, my name is Neha. So you can see I did my MSc from IIT Kanpur. I qualified these exams. So today in this video I will talk about how to read Lucent GK book, and in this video I will give you some tips and the bonus tips. So in this video I will talk about how to read a book. So if you are preparing for any government exams, it's very necessary that you read a book in a very proper manner. Okay, so that you grasp relevant information from it and remember all this factual data and the information for a long period of time. So let's start. Before that, you can subscribe to my channel. If you like my video, press the thumbs up button and press the bell icon. So let's start. So first thing you should do is go through the previous year question and the syllabus. So if you are preparing for any exam, so whatever exam you are preparing, so go through the previous year question and syllabus of that exam. So what is the benefit of doing these things? So if you are doing this, then you can check the level of exams. So जैसे you can check कि आपका एग्जाम स्पीड बेस्ड है कि नहीं है, ठीक है, MCQ बेस्ड है कि नहीं है, या डिस्क्रिप्टिव है. यदि टीयर 2 होता है किसी में, तो टीयर 2 में आपको मेंस एग्जाम लिखना पड़ता है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, या MCQs है, या स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो आपको अपने एग्जाम का सबसे पहले लेवल चेक करना है. और लेवल किससे चेक होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से और उसके सिलेबस देख के. ठीक है, आपको उसका लेवल पता चल जाएगा. अब MCQs भी दो तरह के होते हैं. एक एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज चाहिए होती है. ठीक है, जहाँ पर आपको फैक्चुअल डेटा बहुत ही कम पूछते हैं लेकिन बहुत कम पूछते हैं, और डीप नॉलेज बहुत चाहिए होती है. और कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें फैक्चुअल डेटा 1 लाइन आंसर ही पूछते हैं, आपको वहाँ की डीप नॉलेज नहीं चाहिए होती है. तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर आपको अपने लेवल पता करना है. इससे क्या होगा, एक तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब एग्जाम्स में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर आपको फैक्चुअल डेटा पढ़ना है या उस फैक्चुअल डेटा नहीं पढ़ना है, या आपको वहाँ पर डीप नॉलेज चाहिए, आपको ये चेक करना है. ठीक है, इससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे. जैसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो वहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछते हैं, लेकिन लुसेंट में दे रखी है, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को स्किप करना है. और जैसे कुछ एग्जाम्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर का नहीं पूछते हैं, लेकिन लुसेंट जीके में है, तो आपको वो भी स्किप करना है. तो आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट करना है. ठीक है, और आपको ये भी देखना है, एक तो आपको टॉपिक को सेलेक्ट करना है, प्लस आपको ये भी देखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं. मतलब आपके एग्जाम में ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा आ रही है, या फिर हिस्ट्री सबसे ज़्यादा आ रही है, या आप इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आ रही है. कुछ एग्जाम्स में इन्वायरमेंट होती है, लुसेंट में इन्वायरमेंट नहीं है, तो देन यू हैव टू मूव द अदर सोर्स. जैसे इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की बुक है, आप वो देख सकते हो. ठीक है, सो आप NCERT देख सकते हो. तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करना है. सो आप जब इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हो, आपको ये पता चल जाता है कि आपको डीप नॉलेज चाहिए, फैक्चुअल डेटा चाहिए, तो आपका टाइम मैनेज हो जाता है. बेसिकली आपको ये पता चल जाता है कि एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कितने टाइम में कंप्लीट होगा. ठीक है, और आपको ये पता चल जाता है कि आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना क्या नहीं है. आपको फैक्चुअल डेटा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कितना डीपली पूछेंगे, TT पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे. यदि TT पूछें तो उसका टाइम पीरियड पूछा जाएगा कि नहीं पूछेगा. साइंटिस्ट का नाम एग्जाम में पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, टर्मोलॉजी पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं बायोलॉजी में. तो इस तरह से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चल जाएगा. अब सिलेबस देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन बुक को पढ़ना कैसे है. सबसे पहले आपको इंडेक्स पे जाना है, इस लुसेंट बुक की इंडेक्स पे जाना है. जैसे कि मैंने आपको इंडेक्स दिखाई है, तो आपको इंडेक्स देखनी है. तो यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री दे रखी है, और हिस्ट्री में पहले एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न दे रखी है. आपको हिस्ट्री में ये याद रखना है कि आपको टाइम वाइज चीज़ें फॉलो करनी है. मतलब यहाँ पर क्रोनोलॉजी फॉलो होने वाली है. एंशिएंट सबसे पहले आएगा, फिर मिडाइवल और फिर मॉडर्न. इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी, आपको जो मेमोराइज करने में चीज़ें आसानी होगी. कि आपने मॉडर्न पहले पढ़ लिया, फिर टाइम लाइन आपको याद ही नहीं हो रही है, तो क्रोनोलॉजी हिस्ट्री में आपको फॉलो करनी है. ठीक है, आपको आपने ये देखा कि हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती तो आपको नहीं पढ़ना है, यदि आती है तो आपको ये भी पढ़ना है. ठीक है, ज्योग्राफी में क्या करना है. अब यदि आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी दे रखी है, फिर यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी है, और फिर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है. सो आपको इस तरह से यहाँ पर ज्योग्राफी दे रखी है. अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको ज्योग्राफी में भी कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा, इसमें आपको टाइम लाइन की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इंडियन ज्योग्राफी पहले पढ़ सकते हो यदि आपके एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी आ रही है तो. ठीक है, इंडियन पॉलिटी में कुछ एग्जाम्स में बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप कंपैरिजन फॉर्म में इसको पढ़ सकते हो.
सो आपको इंडेक्स देखने के बाद 2 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। इसका पर्पस क्या होता है 2 सब्जेक्ट को पिक करने का, कि क्या होता है कि लुसेंट जीके है ना पूरी फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड है, कोई डीप नॉलेज नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है। इसलिए आप यदि 2 सब्जेक्ट लोगे पर डे के अकॉर्डिंग, सो आप लुसेंट जीके को अच्छे से कवर कर पाओगे और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी लुसेंट जीके। सो मैं किस तरह से पिक करती थी, एक सब्जेक्ट में ऐसा लेती थी जिसमें नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हूँ ऐसा, और जिसमें मुझे याद करना पड़े। तो ज्योग्राफी में आपको फैक्चुअल डेटा इतना याद नहीं करना पड़ता है, या फिर कुछ फैक्चुअल डेटा होता है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। इसलिए मैं ऐसे टॉपिक पकड़ती थी। सबसे पहले ज्योग्राफी ले लिया, उसके साथ मैंने हिस्ट्री ले लिया। हिस्ट्री में भी सबसे पहले मैं क्रोनोलॉजी फॉलो करती थी, जैसे एंशियंट पहले, फिर मिडाइवल, फिर मॉडर्न। ठीक है, ऐसा मुझे इससे क्रोनोलॉजी याद रहती थी। जैसे पॉलिटी पढ़ लिया तो उसके साथ मैंने केमिस्ट्री उठा लिया, बायोलॉजी पढ़ लिया तो उसके साथ फिजिक्स उठा लिया, या कंप्यूटर उठा लिया, या फिर इन्वायरमेंट उठा लिया। ऐसे टॉपिक जो एक में तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े, जिसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा हो, और एक जिसमें फैक्चुअल डेटा नहीं हो, एक में कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो, एक में कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो और एक में फैक्चुअल डेटा हो। ऐसे आपको सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग उठाना है। ठीक है, आपने 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है, आपको उन 2 सब्जेक्ट को रीड करना है एटलीस्ट 3 टाइम। कैसे रीड करना है, आपको फर्स्ट टाइम उसको सिर्फ रीड करना है, उसको मेमोराइज नहीं करना है और हाईलाइटर यूज़ करना है, और सेकंड टाइम में आपको इसको मेमोराइज करना है, और थर्ड टाइम में इसको रिवाइज करना है। सो मैंने बायोलॉजी का ये फर्स्ट एग्जांपल लिया है। इसमें मैं बायोलॉजी की रीडिंग करूंगी और हाईलाइटर को यूज़ करूंगी। तो मैंने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखा कि स्टडी ऑफ सेल इज ए साइटोलॉजी, तो बहुत सारे एग्जाम्स में टर्मिनोलॉजी पूछे, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक इसकी डेफिनेशन दी हुई है। द वर्ल्ड सेल वॉज फर्स्ट पॉइंट बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। तो ये फैक्चुअल डेटा है, तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टिकम। एग्जाम्स में पूछते नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए और पूछ भी सकते हैं, तो मैंने इसको भी हाईलाइट कर लिया। द लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन और बिगेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच। यदि आपको ये पता नहीं तो आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। मुझे पता था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। सेल थ्योरी किसने दिया, मैंने साइंटिस्ट के नाम को सर्किल कर लिया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके फीचर्स देखे मैंने कि सेल किस किस से मिलकर बने होते हैं, और फिर सेल की 2 टाइप्स पढ़े। अब इसमें कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल मुझे नहीं पता थी, तो पहले मैंने क्या किया, इसको रीड किया और फिर मैंने इसको हाईलाइट किया। कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसी सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल इसका अपोजिट होगा। और कौन कौन से इसके एग्जांपल है, वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसके एग्जांपल्स कौन होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट रीडिंग की। सेकंड रीडिंग में हमको क्या करना है, क्योंकि हाईलाइट कर लेती थी, अब हमको मेमोराइज करना है। साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल्स। सेल को फर्स्ट कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टिकम स्मॉलेस्ट सेल होती है, न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल होती है, और बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होती है, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी स्ट्रक्चर नहीं होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों ही होते हैं, और ये कौन कौन सी होती है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और एनिमल प्लांट। और थर्ड रीडिंग आपको तब करनी है जब आप बायोलॉजी के कम से कम 2-3 टॉपिक्स पढ़ लोगे। जैसे स्टडी ऑफ सेल एक टॉपिक हो गया, आपने दूसरा टॉपिक जेनेटिक्स पढ़ लिया, या फिर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन पढ़ लिया। तो इन तीनों को उठाकर आप क्या करोगे, उसको रिवाइज करोगे। इस तरह से आपको थर्ड टाइम की जो रीडिंग होगी उसमें आपको इसको रिवाइज करना है। सो मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ कुछ बोनस टिप्स हैं कि आपको इसको स्मॉल सेक्शंस में पढ़ना है। जैसे कि आपने स्टडी ऑफ सेल पढ़ लिया, उसके बाद आपको यदि बायोलॉजी का कोई दूसरा चैप्टर या दूसरा टॉपिक उठाना है तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 20 to 30 मिनट का आपको ब्रेक देना है। आपको लुसेंट बुक तब पढ़नी है जब आप या तो आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हो, क्योंकि लुसेंट जी की थोड़ी फैक्चुअल डेटा है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो आप जब भी स्लीपी फील ना करो तब आपको उसको पढ़ना चाहिए। थर्ड थिंग इज लुसेंट में क्या है, पिक्चर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो या जूलॉजी पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स को देख सकते हो। गूगल पे टाइप करके सेल की पिक्चर देख ली, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की पिक्चर्स देख ली, ये लाइसोसोम्स कैसे दिखते हैं इसकी पिक्चर देखी, प्लांट सेल, एनिमल सेल किस तरह से दिखते हैं, उनकी सेल्स के किस टाइप्स की होती है, न्यूक्लियस किस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो, आप माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप कंपैरिजन फॉर्म में आप माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, फोटोजेनिक मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो गांधीयन आया था, तो गांधी जी कैसे आए, फिर उन्होंने क्या क्या रिवॉल्ट किए होंगे, ठीक है, और कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे। इस तरह से आप फोटोजेनिक या माइंड मैप के थ्रू आप उन चीज़ों को याद कर सकते हो। आप वीडियोज़ देख सकते हो, आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हो, मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए तो आप उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो देख के भी लुसेंट जी के याद कर सकते हो। तो आप जो भी बुक पढ़ते हो
यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो एक दिन में, तो उसको नेक्स्ट डे रिवाइज करना है। तो इससे क्या होगा, आपका साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा और आपको चीज़ें याद भी रहती जाएंगी। आपको जो टॉपिक होगा उसको मेमोराइज करने में आसानी होगी। सो लूसेंट जीके से रिलेटेड पूछते हैं स्टूडेंट कि मैम लूसेंट जीके के नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि लूसेंट जीके के नोट्स नहीं बनाने चाहिए। आप क्या कर सकते हो, हाईलाइटर से जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हो, और लूसेंट जो बुक है उसको आप लूसेंट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो हाईलाइटर यूज़ करोगे ना तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जो लूसेंट बुक है वो उसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा है। यदि आप उसके नोट्स बनाने बैठोगे ना तो वो खुद एक वापस से एक बुक बन जाएगी। इससे अच्छा है कि आप लूसेंट बुक में ही हाईलाइटर यूज़ करके अपने नोट्स बनाओ। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है, जैसे पॉलिटी में आपको कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ सकते हैं। सेंट्रल में जो सुप्रीम कोर्ट हो गया उसको आप स्टेट में हाई कोर्ट से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप प्रेसिडेंट को गवर्नर से कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से जो कंपेरिजन फॉर्म में यदि आपको कुछ चीज़ पढ़नी है तो हाँ, आप नोट्स बना सकते हो। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। थैंक यू।